ऑक्सीजन। पिछले क्लास में क्या पढ़ लिए हैं कि तुम्हारा लास्ट में क्या था, ऑक्सीशोषण एवं अनऑक्सीशोषण क्या होता है और वह कहाँ पर होता है, उसके दौरान कितना ऊर्जा बनता है एवं वह कैसे कैसे कार्य करता है, लैक्टिक अम्ल एवं पायरुवेट अम्ल। तुम्हारा आगे क्या है, श्वसन का सचित्र वर्णन। श्वसन का सचित्र वर्णन पढ़ने के लिए इसमें क्या हमको लिखना होगा शुरू में, श्वसन का परिभाषा। तो श्वसन क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा के निर्माण की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाता है, श्वसन। यानी ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है और उसके दौरान क्या बनता है, ऊर्जा बनता है। इसी पूरी प्रक्रिया क्या बोलते हैं, श्वसन। यानी ऊर्जा के निर्माण की प्रक्रिया को श्वसन बोलते हैं। इसका समीकरण, अच्छा कहीं पर भोजन लिखाते हैं, भोजन का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज का ही बात हो रहा है, प्लस O2 बराबर क्या बनता है, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। ऊर्जा में क्या, ATP प्लस उष्मा। अब इसको तो संतुलित भी करना होगा ना। तुम्हारा इसमें सबसे पहले कार्बन देखो, कितना कार्बन है, 6। इधर 1 कार्बन, यहाँ 6 लगेगा। उसके बाद हाइड्रोजन इधर कितना, उधर 2 और यहाँ भी 6 दे दो, सब क्या होगा, पूरा पूरी संतुलित हो जाएगा। अभी किसका है, श्वसन का समीकरण है ना। अब तुम्हारा श्वसन, और वो पहले लिख दे श्वसन का परिभाषा। उसके बाद क्या लिखोगे, श्वसन तंत्र में भाग लेने वाले निम्नलिखित अंग। सबसे पहला क्या आएगा, नासा छिद्र। ये तुम्हारा क्या, नासिका। और ये नासा छिद्र, और नासा छिद्र जहां पर खुलता है उसको क्या बोलते हो, नासा गुहा। यानी इसका भाग जो आगे तक जाएगा, ये जो भाग आगे तक जाएगा, यहाँ का भाग ये क्या होगा तुम्हारा, ये यहाँ ये भाग क्या होगा, नहीं समझ आ रहा है कि, मतलब ये जो नासा छिद्र, यही जब आगे जाके जहाँ खुलता है उसको क्या बोलते हैं, नासा गुहा बोलते हो नहीं। नासा का ही भाग जहाँ पर जो खाली स्थान उसको क्या बोलता है, नासा गुहा या नासा वेष्म। नासा गुहा या नासा वेष्म। और तुम्हारा सबसे पहले श्वसन तंत्र का सबसे पहला भाग क्या है, नासा गुहा ही माना था तुम्हारा, रोमन में नासा गुहा। अब नासा गुहा के बारे में लिखना चाहिए इसमें। और नासा छिद्र का दूसरा नाम क्या होता है, नासा छिद्र को बोला जाता है तुम्हारे जो एनसीईआरटी में दिया, क्या, नाथुने, ऐसा कुछ है ना। नाथुने, नासा छिद्र को बोला जाता है। अब इसमें देखो, नासा गुहा यानी तुम्हारा नासा छिद्र सबसे बाहरी जो भाग है, यहाँ पर जहाँ से तुम्हारा कहता है बाह्य ओर रहता है, ये तुम्हारा क्या है, नासा छिद्र। अब इसी के आगे वाला भाग, किसके आगे वाला भाग, नासा छिद्र के आगे वाला भाग क्या कहलाता है, प्रकोष्ठ कहलाता है या प्रांगण कहलाता है। नासा छिद्र के जस्ट आगे, मतलब इसको बोलता है बाह्य भाग भी तुम्हारा, यानी नासिका का क्या, बाह्य भाग। यानी जहां से तुम्हारा सबसे पहले मान लो गेट, जहां से तुम्हारा क्या वायु प्रवेश करता है ना, वायु प्रवेश जिस छिद्र से करता है उसको तो क्या बोलते हैं, नासा छिद्र। और जहां पर तुम्हारा क्या मान लो कि नाक में तुम्हारा, नासिका में क्या होता है, जो तुम्हारा कीटाणु सबको रोकता है, बाल होता है ना, तो वो तुम्हारा किस क्षेत्र में होता है, बाल, प्रकोष्ठ में। यानी नासा छिद्र के जस्ट जो बाद होता है वो क्या होता है, मान लो यहाँ पर होगा, वो सब इसमें लिखना नहीं ना, वो सब लिखना नहीं, ठीक, बस समझा रहे। इसके जस्ट आगे जो ये वाला भाग वो क्या होगा, प्रकोष्ठ या प्रांगण, प्रकोष्ठ या क्या बोलते हैं, प्रांगण। अब इसका कार्य, इसको और क्या बोला जाता है, नासिका का प्रवेश द्वार। नासिका का प्रवेश द्वार किसको बोला जाता है, अब तुमको ये क्वेश्चन आना चाहिए कि नासिका का प्रवेश द्वार तो नासा छिद्र होना चाहिए। नासा छिद्र तुम्हारा इसे जैसे किया है ना।
अगर ऐसे ये वाला जो भाग है सबसे पहले ये बाह्य ओर से भी बोल सकते हैं इसको, ये वाला भाग। तो ये भाग तुम्हारा क्या कहलाता है? नासा छिद्र। जैसे तुम इसमें प्रवेश करते हो, जैसे ये भाग है अंदर वाला भाग, ये तुम्हारा क्या कहलाता है? प्रकोष्ठ या प्रांगण। जहां पर रोम जैसे क्या होता है तुम्हारा, उसमें बाल पाया जाता है और वो क्या करते हैं कार्य, जो हम श्वास लेते हैं उसमें जो तुम्हारा कीटाणु धूल कण सब जाता है उस सबको क्या करता है? वो रोकता है। कौन? प्रकोष्ठ या प्रांगण भाग में। इतना आगे न समझ में। अब यही प्रकोष्ठ या प्रांगण भाग जहां पर खुलता है उसको बोलते हैं नासा गुहा। नासा गुहा या नासा वेशी, ये तुम्हारा क्या है? नासा गुहा या नासा वेशी। नहीं आ रहा है समझ में कि नासा गुहा या नासा वेशी। अब यही नासा गुहा या नासा वेशी के जो होता है ना कि नासा गुहा या नासा, यहाँ तुम्हारा हो गया प्रकोष्ठ पहला भाग, इसके अंतिम भाग, उसमें वैसे सिंपली तुमको अंतिम भाग नहीं, वैसे पूछा था क्या? नासा गुहा के ऊपरी भाग में क्या? नासा गुहा के ऊपरी भाग में घ्राण क्षेत्र पाया जाता है। इसी में ये सब लिख दोगे। नासा गुहा के ऊपरी क्षेत्र में क्या पाया जाता है? घ्राण क्षेत्र। यानी सबसे पहला भाग तुम्हारा क्या होता है? नासा छिद्र। नासा छिद्र जहां पर खुलता है, नासा छिद्र क्या होता है? जहां पर खुलता है, जैसे तुम प्रवेश करते हो नासिका में, वो भाग क्या कहलाता है? प्रकोष्ठ या प्रांगण। जहां पर क्या होता है? बाल जैसी संरचना, और वो क्या कार्य करते हैं? कीटाणु धूलकण एवं और कुछ है, 3-4 स्थान उसमें, हाँ वही हो गया। कीटाणु एवं धूलकण को हमारे शरीर में प्रवेश करने से कौन रोकता है? प्रकोष्ठ भाग। अब यही प्रकोष्ठ या प्रांगण भाग जहां पर खुलता है उसको क्या बोला जाता है? नासा गुहा या नासा वेशी। और हमारे नाक में 2 छिद्र होते हैं, उसमें जो बीच में होते हैं, जो इसको क्या करते हैं? दोनों छिद्र को क्या करता है? अलग अलग 2 भाग में बांटता है। उस बीच में जो हड्डी होता है उसको क्या बोला जाता है? नासिका पट्टिका या नासा पट्टिका। नासा पट्टिका। नासा पट्टिका किसको बोलते हैं? नासिका में जो 2 छिद्र होता है उसको जो क्या करता है? हाँ, बीच में जो भाग होता है दोनों को, जो दोनों भाग को अलग अलग करता है, उस बीच में जो हड्डी जैसी संरचना होता है उसको क्या बोलता है? नासा पट्टिका। और ये प्रकोष्ठ हो गया। उसके बाद नासा गुहावन या नासा वेशी को बोलते हैं जहां पर ये खाली जगह होता है। बोल सकते हैं तुम्हारा जहां पर क्या होता है? ये प्रकोष्ठ या बोल सकते हैं नासा छिद्र। नहीं, प्रकोष्ठ जहां पर जाके खुलता है, नासिका के जिस भाग में प्रकोष्ठ जाके खुलता है, अर्थात नासिका में जो खाली स्थान उसको क्या बोलता है? नासा गुहा या नासा वेशी। नासा गुहा का प्रथम भाग क्या होता है? नहीं, प्रकोष्ठ या प्रांगण न, जहां पर क्या पाया जाता है? नासा गुहा का न पूछ रहे हैं, वो तो तुम्हारा बाह्य रूप से है तुम्हारा ये नासिका छिद्र, ये बाह्य रूप से। जो पहला भाग वो क्या है? प्रकोष्ठ या प्रांगण न। अब उसके बाद इसका दूसरा भाग क्या होता है? नहीं, तुम्हारा नासिका के 2 भाग, एक होता है तुम्हारा ये, नहीं, एक होता है तुम्हारा इसको जो बोलते हो घ्राण में घ्राण क्षेत्र, एक होता है श्वसन क्षेत्र। तो तुम्हारा पहला प्रकोष्ठ समझ लिया। अब इसी में जो नासा गुहा का लास्ट आगे जाते हैं, जैसे कि हो गया तुम्हारा ये प्रकोष्ठ, इसी में आगे तुम्हारा पूरा ये क्या है? नासा गुहा है। अब इसी में ऊपर की ओर क्या होता है? घ्राण क्षेत्र होता है। क्या होता है? घ्राण क्षेत्र। अब इस घ्राण क्षेत्र का जो सतह होता है वो किस उत्तक का बना होता है? उपकला उत्तक का। किस उत्तक का? उपकला उत्तक का। इस उत्तक का नाम क्या होता है? घ्राण उपकला उत्तक। घ्राण उपकला उत्तक। अब यह घ्राण उपकला उत्तक में क्या पाया जाता है तुम्हारा? घ्राण ग्राही कोशिका। क्या पाया जाता है? घ्राण ग्राही कोशिका। अब ये घ्राण ग्राही कोशिका क्या करते हैं? जिससे तुम यानी इसी घ्राण ग्राही कोशिका के माध्यम से क्या करते हो? किसी भी यानी हाँ सुगंध को क्या करते हो? पहचान पाते हो कि यह किसका सुगंध है। किसके कारण? घ्राण ग्राही। ये कहाँ पर होता है? नासा गुहा के या नासा वेशी के ऊपरी भाग घ्राण क्षेत्र में। और घ्राण क्षेत्र का जो सतह होता है किससे बनाता है? घ्राण उपकला उत्तक से। और यह घ्राण उपकला उत्तक किससे होता है? बना होता है घ्राण ग्राही। और यही घ्राण ग्राही कोशिका क्या करता है? सुगंध को पहचानता है। समझ में आ गया ना? इतना इसमें नासिका में लिख देना। उसके बाद क्या आएगा? ग्रसनी। यहां तक आया समझ में कि नहीं? मिटाए इसको। चलो अब यही जाके तुम्हारा क्या, तो ये आगे जाके 2 भाग में बढ़ जाता है। ये एक क्या होता है? ये तुम्हारा एक इधर पाचन तंत्र का भाग, ये श्वसन तंत्र का भाग। और ये जो भाग होता है ये तुम्हारा यहाँ मुख है ना, और तो मुख के बारे में तो अभी पढ़ना है ना। ये जो भाग ये क्या होता है? ग्रसनी।
तो इसका परिभाषा कैसे बोलोगे? या ऐसे भी बोल सकते हो कि नासा गुहा का आगे जाकर घुमावदार संरचना को क्या बोला जाता है? ग्रसनी। जहां से श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का दोनों का भाग कहता है अलग अलग होता है। ये क्या है? श्वसन तंत्र का भाग और ये पाचन तंत्र का भाग। अभी हमको पढ़ना क्या है? श्वसन तंत्र में। ये श्वसन तंत्र। अब जो श्वसन तंत्र का जो पहला ये है श्वसन तंत्र, इसमें क्या होता है तुम्हारा? ढक्कन जैसा संरचना होता है। इस ढक्कन जैसी संरचना क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। चलो अब इसमें नाम लिखते हैं, कोई दिक्कत? इस सब के बारे में पढ़ना नहीं है ना अभी। ये क्या है? एपिग्लोटिस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कंठछद। एपिग्लोटिस हिंदी में बोलते हो कंठछद। अब इसका कार्य क्या है? एपिग्लोटिस का कार्य यानी भोजन को क्या स्वर नली में जाने से क्या करता है? रोकता है। कौन? एपिग्लोटिस। यानी जब हम भोजन करते हैं उस टाइम ये क्या होता है? ये बंद हो जाता है और भोजन इस इधर से आता है। अगर कभी कभी हम अच्छा ये जो बोला जाता है कि अभी तक जैसे कि सुने मतलब खाना खाते टाइम हंसना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, क्यों? अभी तक मैं तो क्यों नहीं बोलना चाहिए? ऐसा बोला जाता है कि घर में कि खाते टाइम मत हंसा करो, मत कुछ बोला करो, क्यों? हाँ, अच्छा टाइम करोगे तो लगते रह जाएगा। चलो हम ही बोलते हैं। जब अगर तुम खाना खाते टाइम बोलोगे तो ये क्या होगा? खुलेगा। अगर ये खुलेगा फिर तो भोजन इसमें भी जा सकता है, जाएगा फिर तो इसमें दिक्कत हो जाएगा। इसलिए क्या बोला था कि भोजन करते समय, खाना खाते टाइम बात नहीं करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। समझ में आ गया ना? अब इसके आगे ये जहां पर प्रवेश करता है ये तुम्हारा क्या है? देखो जाओ पहले। जहां से क्या करता है? वायु प्रवेश करता है। ये तुमको रुक जाओ ना घामती। अच्छे समझ में आ गया? ये छिद्र है, यानी जैसे तुम क्या करते हो इस नली में प्रवेश करते हो ना, सबसे जो पहला भाग है ना छिद्र से, उसको क्या बोला जाता है? ग्लोटिस। चलो मान लो अगर ये तुम्हारा क्या श्वास नली, ये जो बाहरी भाग है ना ये, यानी इसमें अगर प्रवेश करना सबसे पहले यहाँ तो आना पड़ेगा ना। इसी भाग को क्या बोला जाता है? ग्लोटिस। हिंदी में घांटी। ग्लोटिस हिंदी में क्या बोलते हो? घांटी। ग्लोटिस घांटी। यानी पहला क्या हो गया? नासा गुहा। दूसरा क्या लिखोगे? ग्रसनी। ग्रसनी में क्या लिखना है? नासा गुहा आगे जाकर, यानी नासा गुहा का क्या होगा? तुम्हें सिर्फ नासा गुहा आगे जाकर घुमावदार संरचना बनाती है, जिसे क्या कहते हैं? ग्रसनी। अर्थात नासा गुहा जाकर जिस घुमावदार संरचना में खुलता है उसको क्या बोलते हैं? और यहीं से क्या होता है? श्वसन तंत्र एवं पाचन तंत्र का भाग क्या होता है? अलग अलग होता है। इसमें इतना। उसके बाद तुम्हारा तीसरा क्या आएगा? ये ग्लोटिस भी दे सकते हो, एपिग्लोटिस भी दे सकते हो, लेकिन मेन लिखना है। देखो ग्रसनी के बाद क्या होगा इसमें? एपिग्लोटिस ही ना। चलो एपिग्लोटिस भी लिखना तो लिख सकते हो इसमें। तीसरा क्या है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस में क्या लिखोगे? एपिग्लोटिस ढक्कन जैसी संरचना जो क्या करता है? ग्लोटिस को क्या करता है? यानी या तो ऐसे लिख सकते हैं, एपिग्लोटिस ढक्कन जैसी संरचना, जो एपिग्लोटिस ढक्कन का कार्य करता है, जो स्वर नली में या श्वास नली में भोजन को जाने से रोकता है। अब चौथा क्या आएगा? ग्लोटिस। ग्लोटिस इसको हिंदी में क्या बोलते हो? घन। अब इसका कार्य क्या होगा? इसका कार्य डायरेक्ट ये बोल सकते हो, ग्रसनी श्वास नली के जिस भाग में खोलता है उसको क्या बोलते हैं? ग्लोटिस। नहीं समझ में आया? तुम्हारा देखो ग्रसनी में दोनों भाग आते हैं ना, पाचन तंत्र भी और श्वसन तंत्र भी। तुम्हारा तो ग्रसनी इसी भाग में आके खुलेगा, यानी यहाँ पर आके तुम्हारा ग्रसनी खत्म हो जाएगा। तो ग्रसनी जिस भाग में खुलता है तुम्हारा वो भाग क्या कहलाता है? अगर श्वसन तंत्र का भाग आएगा तो होगा क्या? ग्लोटिस। अगर वही पाचन तंत्र का भाग है क्या बोलोगे? ग्रसनी जिस भाग में खुलता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रासिका या ग्रास नली। अगर श्वसन तंत्र में क्या बोलोगे? उसको ग्लोटिस। समझ में आ गया? ये तुम्हारा ग्लोटिस क्या छिद्र जैसी संरचना है ना, जहां से नहीं तुम्हारा क्या करती है? तो ये बोल सकते हो ग्लोटिस
छिद्र जैसी संरचना जो आगे जाकर क्या करता है, कंठ में खुलता है। कौन? ग्लोटिस। इतना हो गया ना। और यहीं से तुम्हारा क्या करता है, वायु जो प्रवेश करता है श्वास नली में, कहां से? ग्लोटिस के माध्यम से। उसके बाद क्या होगा? अगला स्वर यंत्र, और इसको सामान्यतः क्या बोलते हैं, स्वर नली भी बोला जाता है। स्वर यंत्र, स्वर नली एवं कंठ भी बोला जाता है इसको। इंग्लिश में लैरिक्स। ग्रसनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेरिक्स। फेरिक। चलो, या ग्लोटिस का परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हो, फेरिक्स लेरिक्स के जिस भाग में जाकर खुलते हैं उसको क्या बोलते हैं? ग्लोटिस। तुम्हारा कंठ यहीं से शुरू होता है ना, कंठ मतलब तुम्हारा ग्लोटिस भी कंठ में ही आ जाता है, इसलिए बोला जाता है फेरिक्स। लेरिक्स के जिस भाग में जाकर खुलता है उसको क्या बोलता है? ग्लोटिस बोला जाता है। स्वर यंत्र, स्वर नली या कंठ या इसी को लेरिक्स बोला जाता है। और आवाज, जो आवाज का केंद्र भी किसको बोला जाता है? कंठ को, अर्थात स्वर यंत्र, स्वर नली या लेरिक्स को। आवाज उत्पन्न कहां से होता है? यहीं से होता है ना। तो अब स्वर यंत्र और स्वर नली में क्या लिखोगे? इससे क्या बोलोगे? इससे आवाज का केंद्र भी बोला जाता है। और ये आगे जाके किस में खुलता है? श्वास नली में खुलता है। बस इतना। हाँ, यहाँ तक हो गया ना तुम्हारा? कंठ नहीं लिखा है। चलो, ये तुम्हारा ग्लोटिस। अब ये जो आगे भाग होगा यहाँ से यहाँ तक, ये मान लो ये क्या होगा? कंठ। समझ में आ रहा है हिमांशु? अब यही जो कंठ आगे जाकर खुलेगा, वो इन्हीं कंठ के आगे वाला भाग क्या होगा? श्वास नली। यानी यहाँ से ये जो भाग आएगा ये क्या होगा? ये हो गया कंठ। और ये वाला भाग तुम्हारा क्या होगा? श्वास नली, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हो? ट्रेकिया। अब इसमें इसका क्या बोलोगे? कंठ जहां पर खुलता है, कंठ आगे जाकर जहां खुलता है उस भाग को क्या बोलते हो? और श्वास नली का कार्य क्या है? वायु को फेफड़े तक पहुंचाना। श्वास नली में क्या लिखोगे? जहां पर कंठ आगे जाकर खुलता है एवं इसका कार्य क्या है? वायु को फेफड़े तक पहुंचाना। इसी को ट्रेकिया बोलते हो। चलो, अब उसके बाद यही तुम्हारा श्वास नली आगे जाकर क्या होता है? 2 भाग में विभाजित हो जाता है। श्वास नली आगे जाकर क्या होता है? तो इस 2 भाग में जो विभाजित, इसको क्या बोलते हैं? श्वसनी। श्वसनी में भी क्या होता है? प्रथम श्वसनी, द्वितीय श्वसनी, तृतीय श्वसनी। फिर नहीं, रुक जा, तुम्हारा श्वास नली क्या? श्वसनी, फिर श्वसनी तुम्हारा यहाँ ये हो गया प्रथम श्वसनी। अब इससे जो निकलेगा वो द्वितीय श्वसनी, फिर उससे जो निकलेगा वो तृतीय श्वसनी। तृतीय श्वसनी, अब उस तृतीय श्वसनी से निकलेगा तुम्हारा प्रथम श्वसनी का, उससे द्वितीय श्वसनी का, फिर उससे तृतीय श्वसनी का। सही बता रहे हैं। हाँ, से है एकदम। हाँ, तो वही ना, उतना मतलब डीप नहीं गए थे, डायरेक्ट ये 2 भाग में बढ़ता है उतना हो। अगर तुमको सिंपल श्वसनी बोलना तो क्या बोलोगे? श्वास नली आगे जाके 2 भाग में बढ़ता है, उसको क्या बोलते हैं? श्वसनी या प्रथम श्वसनी। फिर वो आगे, फिर वो क्या था? प्रथम श्वसनी अगले भाग में बढ़ता है, फिर उसको क्या बोलोगे? प्रथम श्वसनी, द्वितीय श्वसनी। फिर उससे कई शाखा निकलता है, उसको तृतीय श्वसनी। फिर तृतीय श्वसनी से कई शाखा निकलता है, उसको क्या बोलते हो? प्रथम श्वसनिका। फिर प्रथम श्वसनिका से शाखा निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? द्वितीय श्वसनिका। फिर द्वितीय से तृतीय, और तृतीय से अंतस्थ। प्रथम श्वसनिका कहाँ से निकलता है? प्रथम श्वसनिका तृतीय श्वसनिका से निकलता है। कुपिका निकलता है। हाँ, नहीं रुक जा, पहले तुम्हारा श्वास नली जो आगे जाके 2 भाग में बढ़ता है उसको क्या बोलते हो? श्वसनी। श्वसनी बोलते हो ना? या तो श्वसनी बोलो या तो क्या बोलो? प्रथम श्वसनी। ये हो गया तुम्हारा प्रथम श्वसनी। अब इससे जो निकलेगा तुम्हारा शाखा, ये क्या होगा? द्वितीय श्वसनी। फिर इससे जो शाखा निकलेगा वो तृतीय श्वसनी। अब इस तृतीय श्वसनी से फिर जो शाखा निकलेगा वो प्रथम श्वसनी का।
फिर इससे जो निकलेगा वो द्वितीय श्वसनिका, फिर इससे जो निकलेगा वो तृतीय, फिर इससे जो निकलेगा वो अंतस्थ श्वसनिका। अब उस अंतस्थ श्वसनिका से क्या होता है, कुपिका निकलते हैं। लेकिन इतना तो डीप नहीं जाना है, डायरेक्ट क्या लिखना, श्वास नली आगे जाकर दो भाग में विभाजित हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, श्वसनी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ब्रोंकाई। इसका कार्य क्या होता है, ब्रोंकाई, बोलो जल्दी, आदना है कि बोलो नहीं। श्वास नली क्या होता है, आगे जाके दो भाग में बट जाता है, उसको क्या बोला जाता है, श्वसनी। और ये श्वसनी कहाँ पाए जाते हैं, श्वसनी का प्रत्येक भाग कहाँ पाए जाते हैं, फेफड़ा में पाए। यानी फेफड़ा जो शुरू होता है वो कहाँ से, श्वसनी से ही होता है। समझ में आ गया ना। अब श्वसनी से क्या निकलते हैं, प्रथम श्वसनिका, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, लेकिन तुमको उतना डायरेक्ट क्या बोलना है, श्वसनी से निकलता है श्वसनिका। दोनों साइड होगा, एक ने एक के साइड में बनाना। द्वितीय तृतीय, तृतीय का फिर तृतीय से क्या निकलेगा, अंतस्थ श्वसनिका। फिर इस अंतस्थ श्वसनिका से क्या निकलेगा, कुपिका, वायु कुपिका। अगर तुमको पूछा जाए कि ये कुपिका किससे निकलता है, क्या बोलोगे, अंतस्थ श्वसनिका से। समझ में आया कि नहीं हिमांशु, हाँ बना रहे हैं, रुक जान दे। चलो इससे क्या निकलेगा तुम्हारा, कुपिका, वायु कुपिका। ये लगभग कितना होता है रे, 3 करोड़, कितना होता है, 3 गुना 10 पर पावर 8। चलो कौन सी है, हाँ ठीक है वही है। श्वसनी, श्वसनी के बाद क्या लिखोगे, वायु कुपिका। श्वसनिका भी लिख सकते हो, फिर तुम्हारा श्वसनिका का कार्य क्या लिखोगे, फिर श्वसनिका से निकलता है अंत श्वसनी, इस श्वसनिका से क्या निकलता है, अंतस्थ श्वसनिका। उतना डीप नहीं, डायरेक्ट श्वसनिक के बाद वायु कुपिका लिख दो। वायु कुपिका या सिंपल कुपिका या वायु कोश को क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई या एल्वियोली। एल्वियोली या एल्वियोलाई। अब इसका कार्य क्या होता है, यानी गैसों का वितरण, आदान प्रदान। यानी वास्तव में जो गैसों का आदान, जैसे तुमको अगर पूछा जाए कि गैसों का आदान प्रदान का होता है, तुम सिंपल बोलते हैं फेफड़ा में। सिंपल अगर मैन माना जाए कहाँ पर होता है, फेफड़ा के सबसे लास्ट भाग क्या होता है। इसलिए फेफड़ा का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई वायु कुपिका को माना जाता है। यहीं पर क्या होता है, O2 एवं CO2 का वास्तव में आदान प्रदान होता है। किसके माध्यम से, रक्त मतलब कुपिका के माध्यम से रक्त में जाता है O2, फिर रक्त से तुम्हारा कुपिका में आता है CO2। ये पूरी प्रक्रिया कहाँ पर होता है। और तुमको इसमें बोलता है चालन भाग। चालन भाग इस पूरे में कौन आता है, यानी जहां से तुम्हारा वायु गति करना शुरू करता है, नासा छिद्र, नासा छिद्र से कहां तक, अंतस्थ श्वसनिका तक, अंतस्थ श्वसनिका तक। अंतस्थ श्वसनिका तक का भाग क्या कहलाता है, चालन भाग। और बोला तो इसमें क्या अपूर्ण वलय पाया जाता है, वैसे इसमें भी पाया जाता है, किसमें, कंठ में। लेकिन कंठ में बहुत प्रकार के पाए जाते हैं, इसलिए इसको इस कंठ से। वास्तव में कहाँ से नाम इसका आता है तुम्हारा, यहाँ श्वास नली। श्वास नली से कहाँ तक, प्रथम श्वसनिका तक पाया जाता है क्या, अपूर्ण उपास्थि वलय। अपूर्ण उपास्थि वलय मतलब क्या, उपास्थि मतलब समझते हैं ना, हड्डी है, मुलायम हड्डी। उपास्थि का मतलब क्या होता है, मुलायम हड्डी। यानी कहाँ से, श्वास नली से लेकर कहाँ तक पाता है, प्रथम श्वसनिका तक पाता है। कौन, अपूर्ण उपास्थि वलय। अपूर्ण कहाँ से तुम्हारा हो जाएगा, श्वास नली से
श्वास नली से लेकर कहाँ, प्रथम श्वसनिका तक का भाग। यहाँ तक आ गए न समझ में। अब इसको एक बार मिटाएं, सबको मिटा रहे हैं, ठीक। अच्छा आया, किसी को ऐसा भी नहीं समझ में नहीं आया कुछ? हिमांशु, हिमांशु आया, सब समझ रहे? अब तुम्हारा फेफड़ा कहाँ शुरू होता है, श्वसनी से ना। तो इसको मिटा रहे हैं अभी, ठीक। इसको रुको, करते हैं। अब फेफड़ा क्या था, दोहरे झिल्ली से घिरा हुआ रहता है ना। इस दोहरे झिल्ली का नाम क्या है? फुफ्फुस झिल्लिया प्लयूरा, प्लयूरा। एनसीईआरटी में इसी का नाम क्या है? पायरोटिक प्लयूरा, इसे कुछ नाम है। अब इसमें जो द्रव पाए जाते हैं इस बीच में, उसका नाम क्या है? फुफ्फुस द्रव बोलो या अच्छा, फुफ्फुस क्या होता है? फेफड़ा को ही क्या बोलते हैं? फुफ्फुस बोलते हैं। अब इसमें जो द्रव पाए तो उस द्रव का नाम क्या है? प्लयूरा। प्लयूरा द्रव या हिंदी में फुफ्फुस आवरणी द्रव। हाँ, नहीं अभी रहने तो, अभी एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी। प्लयूरा द्रव, इसी को हिंदी में क्या बोलते हो? फुफ्फुस आवरणी द्रव। अच्छा ये द्रव करता क्या है ये बताओ तो। ये द्रव इस दोनों झिल्ली को आपस में क्या करता है? चिपकने से रोकता है। समझ में आ गया ना? अब इसमें तुम्हारा जो फेफड़ा ये क्या है, कौन सा इसमें दाएं साइड और कौन सा बाएं साइड है? ये हो गया लेफ्ट, ये राइट, ठीक है नहीं मंसूर? सही है अंड्रे? अच्छा इसका मतलब समझ रहे हो, इससे खड़ा है, इससे इधर लेफ्ट आ रहा है क्या? ऐसे है कि इधर घूम के आना है, तो तुम्हारा इधर न जाएगा क्या? लेफ्ट, लेफ्ट और ये राइट। अच्छा क्या बोले, किधर मुंह बना? इधर। अच्छा मतलब इधर घूम के इससे ठहरा रहेंगे तो मतलब उल्टा मान लोगे। भरा खतरनाक है मतलब। अब जो राइट या लेफ्ट, और क्या होता है कि ये जो फेफड़ा होता है तुम्हारा लेफ्ट साइड थोड़ा क्या होता है? खाली जगह, यानी तुम्हारा इसमें हाथ पाए जाते हैं ना। लो कहाँ पर बनाएंगे तुम्हारा? डायफ्राम। चलो कतर करते हैं इसको। अब कहाँ बनाएंगे, रुक जाओ तुम इसे, इसको यहाँ से इसे, यहाँ से ये, अब यहाँ पर हल्ला का है हर टाइम करते तो भी कौन का। क्या से क्या है पता नहीं। चलो करो, ये तुम्हारा अगलो लफड़ा तुम्हारा इसलिए बनाइए होता। चलो कम चलने के लायक बन गया। ये जो तुम्हारा होता है ना खाली जगह, किधर? यानी तुम्हारा ये जो क्या होता है, हृदय,
ये हृदय क्या होता है, बाईं ओर ज्यादा झुका रहता है ना। जब बाईं ओर झुका रहेगा तो इधर तो कुछ तो खाली जगह होगा, यानी बाईं ओर जो खाली जगह होता है जहां पर तुम्हारा क्या होता है, ये हार्ट शिफ्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? चलो, कार्डियक नो। चलो, कार्डियक नॉच किसको बोला? तो यहाँ पर जो, हाँ, ये बाएं तरफ का जो फेफड़ा था वहाँ खाली जगह होता है जिसमें तुम्हारा क्या होता है, हार्ट शिफ्ट होता है। ये खाली जगह क्या बोला जाता है? कार्डियक नॉच। उसके बाद तुम्हारा ये पूरे फेफड़ा हो गया और ये हार्ट। इसको छोड़कर इस दोनों के बीच में जो ये सब क्या है, खाली जगह, ये सब इसको क्या बोलता है? मीडिया एस्टिनम। नहीं, कार्डियक नॉच हो गया ये तुम्हारा जो बाईं तरफ क्या रहता है, फेफड़ा जो खाली जगह रहता है ना, उसको कार्डियक नॉच बोला जाता है। अब हो गया तुम्हारा, हाँ, ये आ गया हृदय एवं फेफड़ा। इसको छोड़कर देखो ये खाली जगह है, ये है और ये बीच में है, इसको क्या बोला जाता है? मीडिया एस्टिनम। यानी फेफड़ा और हृदय के बीच खाली जगह क्या बोला जाता है? मीडिया एस्टिनम। चलो, लिखने में नहीं बनेगा, बस समझ लो क्या होगा, मीडिया एस्टिनम। चलो, उसके बाद इस पर तुम्हारा क्या पाया जाता है, जिस पर आके क्या रिब्स जुड़ता है, इसी से आके जुड़ता है। रिब्स समझा रे? समझ गया? समझेगा कहाँ से? छाप रहे हो कि पसली को रे? तुम क्या बोला, यहाँ तक आवाज में है। चलो, यानी तुम्हारा जो पसली आके जुटता है वो किससे, यानी देखो पहले जो दो पसले आपस में जुट रहा है ना, ये भाग, ये तुम्हारा क्या होता है? उपास्थि होता है। ये क्या होता है? उपास्थियों पर। और इसको क्या बोलता है, इस भाग को? पसली का, पसली के आखिरी छोर का, पसली का कांटा का आखिरी छोर, पसली के कांटा का आखिरी छोर, उसी का दूसरा नाम क्या है? कॉन्स्टल इंप्रेशन। पसली के कांटा का आखिरी छोर, ये क्या? पसली के कांटा का आखिरी छोर, इसी को क्या बोलता है? कॉन्स्टल इंप्रेशन। अब इसी से आके क्या होता है? पसली जुटता है। यहीं तक नहीं, इसमें और कुछ भी है? खत्म हो गया नहीं? इसमें और कौन सी? चलो, यहाँ तक हो गया। अब ये नीचे वाला भाग जो है, ये क्या है? डायफ्राम। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? यानी डायफ्राम, या हिंदी में बोलते हैं इसको मध्यपट। मध्यपट। अतः इसका कार्य क्या है? जब श्वास लेते हैं ना, हाँ, जैसे श्वास लेते ये क्या होता है, थोड़ा सिकुड़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है? फेफड़ा का जगह थोड़ा बढ़ जाता है। यानी जब हम श्वास लेते हैं क्षेत्रफल बढ़ जाता है ना, जिसके कारण क्या होता है? वायु हमारे, मतलब हमारे हृदय में ने, हमारे फेफड़े में क्या होता है? अधिक मात्रा में क्या होता है, मतलब प्रवेश करता है। फिर जैसे हम क्या करते हैं, तुम्हारा नहीं समझ आया कि डायफ्राम, पहले देखो ये मध्यपट, ये संरचना किस मांसल संरचना होती है ना, मांसपेशी का बना होता है ये डायफ्राम। और आकार कैसा होता है? चपटा, गुंबदाकार। देखो ये क्या होता है? डायफ्राम का आकार चपटा, गुंबदाकार। ये चपटा कब होता है और गुंबदाकार ये तब कब होता है? जैसे हम श्वास लेते हैं ना, जैसे श्वास लेते हैं तो ये क्या होता है? ये तुम्हारा इधर से थोड़ा क्या होता है? ये नीचे हो जाता है। जैसे ये नीचे तक हट के आती है, तुम्हारा फेफड़ा थोड़ा नीचे, यानी इसका क्षेत्रफल क्या होता है? बढ़ जाता है, जिसके दौरान क्या होता है कि ऑक्सीजन या बोलो तो वायु हमारे शरीर में या फेफड़ा में क्या करता है? प्रवेश करता है। फिर जब हम श्वास छोड़ते हैं फिर ये क्या होता है? ये फैल जाता है। फिर ये क्या करता है? ये, यानी जब श्वास खींचते उस टाइम ये तुम्हारा डायफ्राम क्या होता है? चपटा हो जाता है। वही चपटा होता है, सिकुड़ के चपटा हो जाता है। फिर जब ये क्या करते हैं? जब श्वास छोड़ते तो ये क्या होता है? बड़ा हो जाता है। बड़ा तो उस टाइम इसका आकार गुंबदाकार। इसका क्या होता है कि क्षेत्रफल घटता है ना, जैसे क्षेत्रफल घटता है उसके दौरान क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकलता है। यानी क्षेत्रफल घटाने एवं बढ़ाने का कार्य कौन करता है? या तो इससे बोल सकते हो कि तुम्हारा
श्वास जो हम अंदर खींचते हैं उसमें भी सहायक होता है एवं श्वास को छोड़ने में भी क्या होता है, ये सहायक होता है डायफ्राम। आ गया समझ में। चलो इसमें तुम्हारा